मैं निवेदन करूंगा सुशील भैया से कि आज जो है हमारी कक्षा का संचालन और सब। जी सुशील भैया, प्रणाम भैया। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं मेरी आवाज आ रही है? कैसे? सर, आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज कुछ। हेलो। आवाज कुछ कम आ रही है शायद। सर, मैं आपका आपका इंटरनेट कनेक्शन कुछ वीक है सर, लगता है। अनम्यूट करिए भैया एक बार। भी कर पा रहे हो कि नहीं? तो होस्ट कोई है। अमन जी, अमन जी ने जो मेरे को लिस्ट दिखाई थी, जो लिस्ट मेरे को फॉरवर्ड की थी, सफल जीवन की दिशा धारा, उसके सारे कंटेंट ही बहुत अच्छे हैं। और समय का सदुपयोग के विषय में तो मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे अच्छा उससे मैं बता सकता हूँ, उसे कह सकता हूँ, क्योंकि समय एक ऐसी चीज वस्तु है, आगे मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक ऐसा हमारे यहाँ एक दिया प्रकृति का गिफ्ट है कि वो कभी रिवर्स नहीं होता, वो वापस नहीं मिल सकता। बाकी सभी चीजें अक्सर वापस मिल जाती हैं। जितनी भी संपदा प्रकृति ने हमको दी है, भगवान ने हमको दी है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसको रोका या पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यदि एक बार ये हमने यूज कर लिया, एक बार खर्च कर लिया, ये जिस भी काम में हमने इसको खर्च किया है, फिर इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये वापस नहीं आ सकता। ये खोया, देखिए, खोया हुआ स्वास्थ्य, खोया हुआ पैसा, खोया हुआ स्वास्थ्य, खोया हुआ पैसा और खोई हुई और भी काफी कुछ चीजें, हम उनको रीगेन कर सकते हैं, दोबारा उनको ले सकते हैं, उनको दोबारा पा सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य किसी का खराब हो गया तो वो डॉक्टर से उपचार करा के, चिकित्सा के, रेस्ट करके वो स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सकता है। पैसा यदि हमारा खो गया है, कहीं ठगी में चला गया या कि जेब से निकल गया, तो उसको दोबारा भी कमाया जा सकता है। और भी यदि हमारे प्रॉब्लम मेंटल लेवल पे आ गई है या और भी कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो उसको दोबारा पाया जा सकता है। परंतु समय एक ऐसा फैक्टर है कि उसको दोबारा नहीं पाया जा सकता। जो समय खर्च हो गया वो चला गया। मैं प्रयास करता हूं कक्षा को तीन फैक्टर में बांटने की। एक तो समय की महत्ता तो मैं बता रहा हूं और इसे डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। और समय का सदुपयोग, जितने भी महान पर्सनैलिटी दुनिया में हुए हैं या हमारे देश में हुए हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग करके वो कहाँ तक पहुंचे हैं, ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। और मैंने अपने इस 30 साल के जीवन में, जो मेरा ये आध्यात्मिक जो सफर चल रहा है, उसमें मैंने समय को कैसे प्रबंध करने का प्रयास किया है और क्या मुझे अचीवमेंट हुए, वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। और आप यदि इसमें बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसका उचित प्रबंधन कर सकते हैं, ताकि आपको जीवन में अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करने में बहुत आसानी हो जाए। तो एक तो थोड़ा सा मैं ये प्रयास करता हूं कि जो जीवन का जो महल बना हुआ है वो समय की ईंट से, समय के गारा से, समय के घंटों मिनट से बना हुआ है। और एक एक क्षण, एक एक पल बिल्कुल काउंट होता है, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उसमें। मैं थोड़ा सा ये आपको बताने का प्रयास करूं कि जो हमारा कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें जो भी हमको नंगी आंखों से दिखाई देता है या नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, प्रत्येक फैक्टर, प्रत्येक इवेंट समय से बंधी हुई है। जैसे आप सूर्य को ले लीजिए। सूर्य भी समय से अपनी गति को मेंटेन किए हुए। सूर्य जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, वो 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है उसकी। आप जाके जो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं वो उसको देख सकते हैं। वो अपने ऑर्बिट में 200 किलोमीटर निकल जाता है 1 सेकंड में।
जो धरती अपने ऑर्बिट में घूम रही है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है, और सूर्य निहारिका नक्षत्र की जो परिक्रमा कर रहा है वो भी एक पर्टिकुलर स्पीड है। तो यदि इसमें एक नैनो सेकंड का भी अंतर आ जाए तो ब्रह्मांड में एक तो ट्रैफिक जाम हो सकता है, और ब्रह्मांड में एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक ग्रह दूसरे से टकरा सकता है, तबाही आ सकती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी ने मौत का कुआं देखा हो, मेले वगैरह में मौत का कुआं दिखाया जाता था, आज भी कभी कहीं कहीं दिखाया जाता है, तो उसमें कार या बाइक जैसे घूमती हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, यदि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपस में टकरा जाएंगे। और तो और यदि आप देखें जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का एक एक पैरामीटर, एक एक घटक स्वास्थ्य का टाइम से बंधा हुआ है। यदि हमारे हार्ट की स्पीड 72 से कम ज्यादा होती है तो उसका रिफ्लेक्शन ये होता है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यदि हमारे श्वास की स्पीड 14-15 से पर मिनट कम ज्यादा होती है तो उसका भी रिफ्लेक्शन ये आता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में गड़बड़ है। जो हमारे ये ईजी माइंड का किया जाता है, जो उसका करंट का फ्लो देखा जाता है, उसमें भी यदि प्रॉब्लम आती है तो वो भी टाइम से उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब ऐसा भी दैनिक जीवन में हम देख सकते हैं कि जो बच्चा है जब वो गर्भ से जन्म लेता है, बाहर आता है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग से बंधा हुआ है। इतने दिन बाद बच्चे का जन्म होगा, और जन्म होने के इतने दिन बाद वो संस्कार होगा, इतने दिन बाद वो संस्कार, ये सब हमारे ऋषियों ने समय से इतने महीने बाद होगा, इतने समय बाद होगा, और इतने दिन बाद होगा, ये सब ऋषियों ने समय से बांधा हुआ है। तो ये सब कुछ बताने का मेरा उद्देश्य है कि बगैर समय के कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है प्रकृति का या मनुष्य समाज का कि जो बगैर समय के कहीं भी ऑपरेट हो रहा हो। आप और तो और यहां तक देख लीजिए कि जो आज की कक्षा है वो भी हमारी समय से बंधी हुई है। ये कक्षा हमको 60 मिनट में पूरी करनी है। आप देखेंगे हाईवेज पे कहीं भी देख लीजिए, और भारतवर्ष के बाहर भी जाके देख लीजिए, एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, हाईवे पे जाके मेंटेन करनी पड़ती है, या छोटे से छोटे जो स्टेट हाईवे हैं उन पे भी जाके ये स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। इतने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वाहन चलेंगे, यदि वो स्पीड कम होती है तो अक्सर जाम लग जाता है। भले ही हमारे देश में वो बात नहीं दिखाई देती, परंतु बाहर के देशों में यदि हाईवे पे हम एक पर्टिकुलर स्पीड से कम स्पीड अपने वाहन की रखेंगे तो जाम लग जाएगा। तो ये सब कुछ बताने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि हम अपने चारों तरफ का जो भी पसरा हुआ है उसको यदि हम ध्यान से देखें, उसका ध्यान से अध्ययन करें, तो बगैर समय के यहाँ कुछ है नहीं। सब चीज समय की रेस्पेक्ट में चल रही है, समय के प्रिपोर्शनल चल रही है, इतने समय में ये होगा, इतने समय में ये होगा। यदि समय थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता, हम यहाँ देखते हैं आईजीआई एयरपोर्ट हमारे पास में पड़ता है दिल्ली का, तो वहां अक्सर जाना होता रहता है, तो वहां एयर में भी ट्रैफिक जाम होने की समस्या आ जाती है। एटीसी वाले एक मित्र थे हमारे, वो बताते थे कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, वेदर कंडीशन खराब हो या समथिंग कुछ और प्रॉब्लम हो, तो वहां पर भी यदि समय का पालन नहीं होगा, इतने मिनट में वो फ्लाइट लैंड नहीं करेगी तो दूसरी वाली को वेट करना पड़ेगा। तो समय की रेस्पेक्ट वहां भी करनी पड़ती है। आप देखेंगे डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, वहां भी समय का बोर्ड लगा रहता है। और जो सेवाएं हमें हमेशा मिलती हैं, इमरजेंसी में मिले या कोई और हो, वहां भी 24/7 लिखा होता है कि 24 घंटे 7 दिन ये सेवा उपलब्ध है। और अस्पताल की आपातकालीन सेवा तो 24 घंटे है ही है। ये सभी बातें मेरा आपसे बताने का, आपसे कहने का उद्देश्य इतना ही है कि समय के अधीन ही है, या समय के परिप्रेक्ष्य में ही चल रहा है सब कुछ। आइंस्टीन ने भी क्या किया था, आइंस्टीन से पहले क्या था कि 3 डायमेंशन तक ही बात बनी हुई थी। 3 डायमेंशन में ही हम पढ़ते थे, उसी को सीखते थे, उसी को देखते थे, परंतु उसने एक चौथा डायमेंशन जोड़ा था, टाइम का। तो तभी जाके वो एक महान वैज्ञानिक कहलाया, और उसने वो जो नियम था अपना E = mc² वो दिया। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो कुछ महान व्यक्तित्व हुए हैं, यदि हम उनकी तरफ आंख उठा के देखें, उनके लाइफ स्टाइल को यदि हम देखें, तो गांधी जी का मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। गांधी जी जब साउथ से इंडिया आए थे, साउथ अफ्रीका में 20 साल तक वो अंग्रेजों से वहां भी लड़े थे, साउथ अफ्रीका में भी। तो जब वो इंडिया आए थे तो वो भारतवर्ष घूमे फिरे, वो तो खैर एक अलग बात थी, परंतु उनको गीता याद करनी थी, गीता उनको पढ़नी थी, समय उनके पास नहीं था। तो ऐसा बताया जाता, मैंने ऐसा सुना है विद्वानों से
कि जो उनके सहायक थे, कोई भी उनके असिस्टेंट, तो वो गीता का एक श्लोक लिख के उस शीशे पे चिपका दिया करते थे डेली। जिस शीशे के सामने खड़े हुए गांधी सेविंग करते थे, तो वो सेविंग करते करते उसको याद करते थे। और न जाने कितने समय तक उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने गीता को याद कर लिया, गीता का अध्ययन कर लिया। उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में एक जगह है कौसानी, वहां पे जाके उन्होंने वो एक अनासक्त गीता लिखी थी। वहां वो एक चाय बागान के गेस्ट हाउस में रही 15 20 25 दिन। वहां पे जाकर उन्होंने अनासक्त गीता लिख दी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये सब मैं आपको पास पास के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब वो निकलते थे अपने घर से, तो आसपास के बाजार के लोग क्या करते थे कि उनको देख के अपनी घड़ी ठीक करते थे। वो समय का ज्ञान उनको होता था कि ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जा रहे हैं तो ये बिल्कुल टाइम से जाते हैं, ये लेट नहीं होते हैं, और ये ना ही एडवांस जाते हैं ना ही पहले जाते हैं। अभी मैं अपने साथियों को और जो इसमें छात्र जुड़े हैं उनसे ये भी बात बतानी चाहूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट वो शख्स आज भी जिंदा है, डॉक्टर ई श्रीधरन। डॉक्टर ई श्रीधरन एक रेलवे में इंजीनियर थे, बाद में उन्होंने मेट्रो की कमान संभाली और मेट्रो को चलाया दिल्ली के अंदर। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी समय की कि जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने दिए, इस प्रोजेक्ट को इतने टाइम में पूरा कर दिया जाएगा, उस शख्स ने उस प्रोजेक्ट को उतने ही टाइम में पूरा किया। देखिए टाइम का मैनेजमेंट। और वो शख्स वो अलग बात है कि बहुत उच्च कोटि के साधक प्रवृत्ति के वो थे, आज भी वो हैं अभी। तो और मैं और लेटेस्ट एक एग्जांपल दूंगा, गौतम बुद्ध नगर डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर है यूपी में, उसके एक डीएम हुए हैं सुहास एलवाई। तो सुहास एलवाई जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर जीता था। अब देखिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओलंपिक में जाके, पैरा पैरा ओलंपिक में जाके जीत कर ला रहा है मेडल, कि इसका मतलब वो कितनी प्रैक्टिस की होगी, उन्होंने कितना समय को मैनेज किया होगा। और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी यूपी के क्रीम डिस्ट्रिक्ट का था, जो बिल्कुल एनसीआर दिल्ली से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, और एक तरह से यूपी के रेवेन्यू का ही जान है नोएडा। तो आप देखिए उन्होंने कितनी समय को मैनेज किया होगा उस शख्स ने। एक बार के मुझे बात याद आती है, मेरे उस शख्स का नाम आज भी याद है, आगरे में वो एसडीएम थे, एसडीएम थे आगरे में, उनका नाम था अभय सिंह। उन्होंने उत्तर प्रदेश शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। जब एंकर उनसे पूछ रहा था कि आपने समय को कैसे मैनेज किया है, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि मैं ऐसे करता था, खाना खाने टाइम ऐसे करता था, जब भागता था ऐसे करता था। प्रैक्टिस में कितना समय लगाया होगा उन्होंने। और उनसे मैं उस वक्त बड़ा प्रभावित हुआ था, मैंने देखी ये समय को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। एक मैं आपको आज के टाइम में, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, कतई भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, परंतु मिस्टर गडकरी जो हमारे ये मंत्री हैं यातायात के, गडकरी साहब के बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने ऐसे देखे हैं बिल्कुल इन्होंने टाइम पे पूरा किए। जो टाइम पे पूरा नहीं भी हो पाए तो उनमें यदि ध्यान से देखा जाए तो फेलियर रहा है उसका, जैसे जमीन एक्विजिशन हो गया या कहीं से कोर्ट का स्टे आ गया, तो वहां तो अब फेलियर रहा, परंतु इनकी जो शक्ति थी, क्योंकि मेरे मित्र एक टाटा में काम करते हैं, तो एक बार वो था टाटा की वो बस आई थी, वो बस थी शायद ई बस थी वो टाटा की। तो इनको वो दिखानी थी इनके वहां पे घर पे जाके। तो वो सज्जन मेरे पास आए कि त्यागी जी ऐसे ऐसे है भैया, मेरे को फला चीज की सपोर्ट आप करिए, मुझे बस सजानी है और इतनी सुबह सजानी है। मैंने क्यों सजानी है, कि वो गडकरी साहब उसको देखेंगे। तो वो टाइम था सुबह 5 बजे, इनको अपने घर पे वो बस देखनी थी, और वो सज्जन ये कह रहे थे कि वो सुबह 5 बजे ऑफिस को निकल जाते हैं। अब पता नहीं कहाँ तक सच था कहाँ तक झूठ था, तो ऐसा भी मैंने उनके बारे में सुना। तो ये सारी बातें। अच्छा, गांधी जी का एक बात और मैं आपसे शेयर करूंगा सभी से। तो वर्धा में, महाराष्ट्र में इनका आश्रम है, एक मेरे गांव के एक सज्जन गए थे वहां, वर्धा रह के आए थे वो। तो उनसे जब मैंने पूछा कि भाई साहब क्या देखा आपने, जब मैं उनसे मिलने गया तो वो चरखा चलाते मिले थे मेरे को, और चरखा चलाते मिले थे, मेरे से बात भी कर रहे, चरखा भी चला रहे। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि मैं इनसे इतनी दूर मिलने आया हूँ और ये फिर भी चरखा चला रहे हैं। तो वो बोले कि वर्धा में यही एक बात में सीखता है, वहां हम कितनी ही बात करें, कोई भी आ जाए, गेस्ट आ जाए, मित्र आ जाए, वो अपना चरखा चलाना शुरू कर देते हैं, और चरखा चला के वो बात भी करते जाते हैं बड़ी आत्मीयता से। और वो इतना सूत काट लेते हैं, इतना धागा वो काट देते हैं, ताकि पूरे वर्ष का उनका जो खुद पहनने का कपड़े में लगने वाला धागा वो पूरा हो जाता है।
तो मतलब वो समय के सदुपयोग वाली बात थी, जो ये सारी बातें गांधी जी के वर्धाश्रम की मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो केवल इसी की थी। एक बात मैं और शेयर करूंगा, एक रामकृष्ण मिशन के जो अध्यक्ष हुए हैं वो हमें स्वामी रंगनाथन जी। रंगनाथन जी अब सह शरीर नहीं है। तो रंगनाथन जी, एक बार मैं रामकृष्ण मिशन गया था, तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त में बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई थी, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो मैंने वहां पूछा सिक्योरिटी से, मैंने कि आज यहाँ क्या है। उन्होंने स्वामी रंगनाथन जी का जो शरीर छोड़ दिया उन्होंने कलकत्ते में, उनकी आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हुए हैं। और उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष थे, वो भी आए हुए थे। तो दोनों हस्ती आई हुई थी उस वक्त, एक बहुत अच्छी पोस्ट पर दोनों बैठे हुए थे। तो फिर मैंने किसी और से जिज्ञासा की, मैंने कि ये दोनों क्यों आए हुए हैं, कि दोनों को ही लाहौर में गीता पढ़ाई थी इन्होंने। अब स्वामी रंगनाथन जी की जो बात मैं कोट करने वाला हूँ, वो बात ये नहीं कि उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह या आडवाणी जी उनसे मिले, उनकी श्रद्धांजलि सभा में गए थे। वो कोट करने की बात ये है कि रंगनाथन जी जो बहुत लोअर कैडर से उठ के प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंचे थे, लोअर कैडर से उन्होंने समय का उपयोग जो किया था। जब एक हमारे यहाँ एक मिले थे हमको मिलने वाले चोपड़ा साहब, उन्होंने बताया कि जब उनको बोला जाता था अच्छा भी चाय बना के लाओ, तो जब उनको चाय बनाने का टाइम, इतना चाय बॉईल होती थी, इतना चाय बनती थी, इतना वो गीता पढ़ते थे। और उस शख्स ने फिर गीता पे कमेंट्री भी दी है, उन्होंने काफी कुछ गीता चाय बनाने के, पानी उबालने के समय में ही याद कर ली। समय के सदुपयोग की मैं एक बात और नोट करनी चाहता हूँ। समय, एक बार क्या था कि अब से बहुत दिन पहले की बात है, होता 15-20 साल हो गए हों। हाँ, 20 साल तो हो चुके हैं, 2005 से पहली बात है ये। हम एक हर महीने एक नवरात्रि टाइप का एक अनुष्ठान करते थे, उनमें उसमें अमन जी भी थे। अमन जी जब यहीं हमारे पास रहते थे मुरादनगर, तो ये बात मैं हर जगह कोट करता हूँ। तो अमन जी क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनका शेड्यूल बहुत बिजी होता था। मैं तो अपने सब्जेक्ट का बॉस था, मेरा सब्जेक्ट वाइज कोई बॉस नहीं था वहां पे कंपनी में। तो हम तो यहाँ जब वगैरह कर लिया करते थे कैसी ना कैसी। अमन जी का बहुत ही बिजी शेड्यूल होता था, वो मुरादनगर रहते थे, नोएडा उनका जॉब था। उनको सुबह को 1-1.5 घंटा गाड़ी में लगता था, 1-1.5 घंटा शाम को लगता था। तो मैंने उनसे पूछा अमन जी आप कैसे जब कर लेते, तो अमन जी बोले कि अंकल जब मैं जाता हूँ तो मुझे बस में सीट नहीं मिलती, तो बस का मैं हैंडल वो बीच में हत्ता होता पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ, और मैं तभी जब कर लेता हूँ अपना, नोएडा तक जब भी करता जाता हूँ। और उधर से जब मैं आता हूँ, जब मेरे को सीट मिल जाती है, मैं सीट बैठ के जब करता हूँ। तो मेरी इतना ताज्जुब हुआ कि ये बच्चा हमारी साथ में रह रहा है और इससे हमें इतना सीखने को मिल रहा है। ये तो वास्तव में ये मतलब महान आदमी है। और इसके इस टाइम मैनेजमेंट से मैंने भी बहुत कुछ सीखा। जब के टाइम में क्या होता था, जब लंबे अनुष्ठान चलते थे तो बीपी डाउन होता था नमक छोड़ने की वजह से। तो उसमें क्या करते थे, हमें जुनून चढ़ जाता था कि हमको इतने टाइम में जब करना है। तो जब बीपी डाउन होता तो उस वक्त बैठ भी नहीं पाते, लेटने को मन करता था। तो हम खड़े होकर घूम के जब करना शुरू कर देते थे। तो खैर ये तो एक लगन की बात थी, पर समय का बाउंडेशन इसमें भी था। मैं इसमें यदि स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो मैं सबसे एक बात और कोट करूंगा, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी ये गणितज्ञ पाइथागोरस, न्यूटन, एडिसन, थॉमसन अल्वा एडिसन, गैलीलियो, आइंस्टीन आदि जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, चाहे भले बायोलॉजी के साइंटिस्ट है डॉक्टर विलियम हार्वे है, या आपका ब्रिगेडियर जॉन मेंडल है, या कोई भी और रहे हों, चाहे भले हिस्ट्री के, जूलॉजी, इसके ज्योग्राफी के भले ही कोई विद्वान रहे हों, समय का रेस्पेक्ट सभी ने किया है। समय की रेस्पेक्ट के बगैर हम बहुत अच्छी तरीके से जीवन नहीं जी सकते। हम अपने जो गोल हैं हमारे, उनको नहीं पकड़ सकते, उन लक्ष्य को नहीं छू सकते। मेरा उन बच्चों से बहुत मिलना हुआ है जो आईआईटीएंस हमारे यहाँ समर टेनिस के लिए आते थे, विंटर टेनिस के लिए आते थे, मैनेजमेंट कोर्स का आईआईएम वाले बच्चे आते थे। तो उनसे जब मैं पूछता था तैयारी कैसे की आपने, क्या किया आपने, कोड देते सब घंटे सिटी थी। तो मतलब ये बातें उनकी में लगन तो थी, परंतु वो समय को भी बहुत बाउंड करते थे, समय को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते थे, तब जाकर गोल को पकड़ पाते थे। ये सभी बातें बताने का मेरा उद्देश्य अपने बच्चों को यही है कि समय का यदि आपने प्रबंधन सही नहीं किया जीवन में, तो बहुत बड़ी सफलता
मिलने में फिर बाधक हो, मतलब ये कुप्रबंधन बाधक होगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि समय का प्रबंधन उचित तरीके से आप करें। और मैं ये भी बताने का प्रयास करता हूं कि मैंने अपने जीवन में किस तरीके से समय को बांधा है, मतलब समय का प्रबंधन करने का मैंने प्रयास किया है, और मेरे को क्या अचीवमेंट हुए ये भी मैं बताऊंगा। अमन तो बच्चा हमारा, अमन तो हमारे साथ लगभग हम 20-25 साल से अमन को जानते हैं, स्टूडेंट था तभी से। तो 94 के बाद से जब डाइवर्जन हुआ लाइफ में, तो कोई भी कार्यक्रम उससे पहले व्यवस्थित नहीं था, सारे ही कार्यक्रम अव्यवस्थित होते थे। 30 साल एज थी। उसके बाद में जब डाइवर्जन हुआ तो काफी वर्कशॉप कराई गई बच्चों की, यूथ की, यज्ञ वगैरह बहुत कुछ कराया गया। तो उसमें एक बात डिटो, मतलब हमने ये बात बाउंड कर दी थी कि समय से कार्यक्रम होंगे सारे। समय का मतलब यदि 7 बजे हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होनी है और केवल 2 आदमी बैठे हुए हैं हॉल के अंदर, तो वर्कशॉप स्टार्ट होनी है। जो भी गेस्ट आते थे उनको पहले ही बता देते थे कि वो ऐसा नहीं होगा कि नहीं भीड़ आने दो जब हम वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, या लेक्चर जब स्टार्ट होगा, या ये कार्यक्रम जब स्टार्ट होगा जब भीड़ आएगी। ये समस्याएं शुरू के समय में आनी शुरू हुई थी हमको। जो वक्ता आते थे वो भी हिचकते थे, बोलते कि यार खाली ये अभी पड़ा हॉल, हम क्या बोले इसमें। परंतु धीरे धीरे बाद में हमने काउंटर मेजर ये लिया कि उनसे पहले रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी थी, वक्ताओं से भी और जो उसमें पार्टिसिपेंट होते थे उनसे भी। तो आज की स्थिति ये हो गई है कि यदि हम कोई भी कार्यक्रम कराते, मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम हो चाहे भले सामूहिक कार्यक्रम हो, तो उसमें हम नीचे बाउंड तो लिखते, बोर्ड में लिखते तो हैं कि कृपया समय का विशेष ध्यान रखें। तो इसमें लगभग 50 से 60% जो स्ट्रेंथ है वो समय से आ जाती है, और हमारे सारे कार्यक्रम समय से शुरू होते हैं, समय से ही समाप्त होते हैं। तो उसका इम्पैक्ट अब ये आ गया कि यदि किसी भी परिजन को कोई देरी से आता भी है तो वो बहुत शर्म महसूस करता है, क्योंकि हम उससे गेट पे हाथ जोड़ के कहते हैं कि विलंब से आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। तो बहुत ही गिल्टी फील करता है। तो यहाँ मैंने समय का अपने जीवन में पालन किया और आज मेरे को बहुत ही अच्छा फील होता है। दूसरा, मैं एक बात ये भी मतलब ये भी मैं शेयर करनी चाहूंगा। एक मेरा व्यक्तिगत इवेंट था 2005 में। मेरे पिताश्री की मृत्यु हुई थी, तो गांव में हमने मृतक भोज का विरोध किया था। वहाँ काफी विरोध था वहां पर, गांव वालों का सहयोग नहीं था, नहीं तो हम आप भोज क्यों नहीं करेंगे, ये है वो है, काफी पैसा वो छोड़ के गए हैं, ऐसा किया वैसा किया। तो उस वक्त जो हमने वहां पर एक तर्पण कार्यक्रम कराया था, वहां पर यज्ञ कराया था उनकी आत्मा की शांति के लिए 13वें दिन। तो जबरदस्त जब विरोध था तो 5 कुंड का यज्ञ किया गया। तो 5 कुंड में मैंने उनसे पूछा, जो यज्ञ करने आने वाले थे, भाई यदि कोई गांव में नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो हाँ, बात वहां भी समय की थी। मैंने कहा भाई हम यहाँ समय से शुरू होगा समय से खत्म करेंगे। बोले ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम 5 आदमी आएंगे और जो 4 कुंड है उन पे 4 आदमी हमारे बैठ जाएंगे, एक आदमी मंत्र बोलेगा, 5वां कुंड जो खाली बचेगा उस पर आप बैठ जाना। मैंने कहा डन, एग्री। तो हम इस मेंटली प्रिपेयर होकर, इस तरीके से मानसिक रूप से तैयार होकर हमने वहां पर कार्यक्रम किया। खैर 150-200 आदमी गांव के आ गए, वो यज्ञ कुंड सब भर गए थे, और हमने बिल्कुल समय से सेकंडों मेंटेन करने का प्रयास किया। डन, वो कार्यक्रम समय से शुरू हुआ, समय से समाप्त हुआ, और भगवान की खूब कृपा बरसी, और बाद में लोगों ने खूब सहयोग भी किया। तो ये मेरा एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था जो जिसमें समय को हमने डेडली फॉलो किया था, गांव का विरोध होने के बावजूद भी। अब एक मैं और अपने व्यक्तिगत बताता हूँ। व्यक्तिगत मेरा एक पुत्र की शादी हुई थी। तो पुत्र की शादी में काफी कुछ अलग हटके थी शादी वो, परंतु उसमें एक बात फिर वही आई कि 10 बजे संस्कार शुरू होना था। देख, तो शादी दिन में थी, दूसरे 10 बजे संस्कार होना था, पाणी ग्रहण संस्कार 10 बजे शुरू होना था। तो जो कर्मकांड कराने वाले थे वो भी मेरे मित्र थे। तो उनको मैंने काफी कुछ पहले समझा दिया था। मैंने कहा देखिए 10 बजे का मतलब 10 बजे ही है। मैंने अपने जो भी गेस्ट थे उनको इनवाइट किया, उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करना, फोन पे करना, उनको कार्ड, प्रिंट हुआ कार्ड देना है कि समय से आना है। तो वो समय से 40-50% आदमी आ गए थे। तो जो 10 बजने में केवल 2 मिनट रह गई, तो वो जो रामकृष्ण भाई साहब थे वो प्लेट लेकर नाश्ता कर रहे थे उस वक्त। तो मैं गया स्पीड से भाग कर, मैंने उनके हाथ से प्लेट ली और नीचे रखी और उनको पकड़ के लेगा मंच तक। मैंने की 1 मिनट बाद गायत्री मंत्र शुरू हो जाना चाहिए मंच से। तो जब मैंने देखा वो दुल्हन नहीं आई,
अब मैं उस रूम में गया जिसमें दुल्हन अ, बैठी थी, तो वो भी बेचारी नाश्ता कर रही थी लड़की। मैं उसको बुला गया अकेला, मैं चलिए। और वो हमने कार्यक्रम एट बिल्कुल 10 बजे शुरू करा दिया। और हमको कार्यक्रम टोटल पैकअप करना था वहां से 5 बजे। 5 बजे, 5 बजने 5 मिनट पे हमने वो बिल्कुल जो अ, हमारा वो जगह थी, वो स्थान था, खाली करके सौंप दिया था उनको, साफ सफाई करके कि ये लीजिए आपका स्थान। तो ये एक मुझे तो एक जुनून था कि नहीं, समय का मैं रेस्पेक्ट करना है, समय का मैनेजमेंट करना है। मेरे से कोई रिश्तेदार, कोई मेरा मित्र, कोई मेरा अतिथि, कोई ना नाराज हुआ। और किसी को कोई ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं। उनको खूब आत्मीयता से हम वो स्वागत करते हैं उनका हर कार्यक्रम में, और वो भी समय से आ जाते हैं सब। ऐसा नहीं कि पब्लिक नाराज होगी, या क्या होगा कि हमारे कोई सोशल जो हमारी बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, सामाजिक हमारा बहिष्कार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सब 5 बजे अपने आराम से घर चले गए, रात को आराम जाकर घर अपने सो गए। तो ये मेरा एक बहुत बड़ी इवेंट थी मेरे लिए। पौत्री का जन्मदिन भी मैंने उससे बड़े लेवल पे मनाया था, अभी 27 फरवरी, सॉरी अप्रैल का ही था उसका प्रथम जन्म दिवस था। उसमें भी समय का बिल्कुल डेडली फॉलो किया था, इतने समय शुरू होना है, कोई आए चाहे ना आए, और इतने समय समाप्त होना है, वो भी यज्ञ के माध्यम से ही था, दीप यज्ञ के माध्यम से। एक मैं बात और शेयर करूंगा अपनी व्यक्तिगत, मेरी एक भतीजी है, उसको हम प्यार से काकी कहते हैं। तो वो मेरे बेटे की शादी में आई थी जब, तो हमारे यहाँ लड़कियां जब आती हैं तो वो अपना काम करने के लिए आती हैं। मतलब घर का काम करना, बहुत काम फैल जाता है शादी में, जो हमारे लोकल रीति रिवाज है उनको फॉलो करने में। तो उस लड़की का उस वक्त तैयारी चल रही थी आईआईटी एंट्रेंस की। तो वो लड़की क्या करती, इतने मेरे सामने रहती थी, इतना काम करती थी, उसके बाद चुप देने से जाके अपने एक रूम में अलग गई, स्टडी शुरू। तो मैं उस पर कभी कभी नाराज भी होता था, मैंने गेस्ट है उनको पानी देना, उनको ये सर्व करना, चाय देनी है, पानी देना, उनकी रेस्पेक्ट करनी है। तो वो चुप रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। उधर दुल्हन जब हमारे घर आई शादी होके, तो वो लड़की ने अपना बैग कंधे पे टांगा, अरे पापा जी मैं तो जा रही हूँ। तो मेरे को बड़ा अटपटा भी लगा, मैंने ठीक है जाइए। परंतु जब उस लड़की ने आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, तो जब मुझे खुशी हुई, मुझे उस बात का पता भी ये भी चला कि वो लड़की को जरूर था कि इतने समय उसको स्टडी डेली करनी है, उसको 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना, चाहे सोना ना मिले, खाना ना मिले, पीना ना मिले। तो वो उस तरह से अपनी तैयारी के समय का प्रबंधन करके लड़की चल रही थी। आज भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही है, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, एक टारगेट को उसने समय से अचीव कर लिया। एक और है जो मेरी बुआ जी का पोता सचिन, जो वो 8th क्लास में पढ़ता था, वो बहुत मतलब ब्रिलियंट था, जीनियस था वो। तो उसने यहाँ पर जाके एक दो जिला भी टॉप किया था उस वक्त, ये सीबीएसई के बोर्ड का। तो आज की डेट में वो काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में। तो सचिन से मिलने जब वो 8th में था, मैं गया उससे मिलने के लिए, क्योंकि मेरे प्रतिभाशाली बच्चों से अक्सर मेरी बहुत इच्छा होती थी मिलने की। तो हमारे यहाँ जो ग्रामीण परिवेश है उसमें दो जगह बनी होती है, एक तो घर होता है, घेर बोलते हैं। तो घेर तो वो होता है जहाँ पशु वगैरह रहते हैं और जेंट्स रहते हैं। घर हमारे यहाँ पर वो होता है जहाँ पर महिलाएं रहती हैं, खाना वगैरह बनाया जाता है। तो अब तो आदमियों के अभाव में अब तो सब कंबाइंड कर दिया गया है। तो मैं घर मिल गया तो मालूम चला कि वो घेर में पढ़ रहा है। तो मैंने उसके बड़े भाई को भेजा, मैंने बुला के लो, कहना चाचा जी आए, वो मिलने आए गाजियाबाद से। तो उसके बड़े भाई ने काफी समय बाद मेरे को आके बताया कि वो चाचा जी कह रहा है कि चाचा जी से कह देना, मेरी स्टडी, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरा कल पेपर है, मैं आ नहीं पाऊंगा। एक 8th क्लास का बच्चा पढ़ रहा है। मैंने कहा वो बाद में पढ़ लेगा, नहीं, उसने ये घंटा पढ़ाई के लिए ही मैंने मतलब वो निर्धारित किया हुआ है। उसका डिसीजन है कि मैं इसमें पढ़ता ही हूँ, और वो रूम अंदर से बंद करके पढ़ रहा। उसने जो बात करी है वो विंडो से बात करी है। तो उस वक्त हो सकता है मेरे को कुछ अटपटा भी लगा हो, परंतु मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने ये छोटा सा बच्चा समय का इतना अच्छा प्रबंधन कर रहा है। उस वक्त वो इतना ब्रिलियंट था कि उसको जो चेन्नई के थे हमारे शतरंज के, वो चैंपियन बने थे, उनका नाम भूल गया मैं, उनसे वो दिल्ली में चैंपियन खेलने का भी, शतरंज खेलने का मौका भी उसको दिया गया था, पता नहीं किस इवेंट के थ्रू दिया गया था। तो ये मैंने कुछ अपने व्यक्तिगत अपने घर के जिन्होंने समय को फॉलो किया है, ये अचीवमेंट बताएं। एक अचीवमेंट जो अभी प्रसून सर बता रहे थे कि हम एक वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। हम वेस्ट मैनेजमेंट पे ऐसा काम कर रहे हैं कि वो लोग से उनके घर का कूड़ा लेते हैं, उनको पौधे देते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस है, उसको हम कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। परंतु वो जो हमारा जो संस्थान हमारा काम कर रहा है, वो समय से ही खुलता है और समय से ही बंद होता है।
शुरू में क्या हुआ कि ग्रामीण परिवेश था, तो वो लोग बाग बड़े परेशान होते थे, नहीं यार हम तो कूड़ा लाए, हम क्या करें, अब हम कहाँ रखे जाएं इसको, अब आप लो इसे। तो हमने पहले समय का बोर्ड बाहर लगा दिया था, परंतु 2 साल बाद अब ये उनको सबको फील हो गया कि ये समय के बगैर आपकी हेल्प नहीं करेंगे। हमने बाहर बोर्ड भी लगा दिया कि बगैर समय के आप सेवा देने का आग्रह ना करें। तो धीरे 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 सब समझ कि समय से काम करते हैं। समय की सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन व्यवस्थित रहता है और जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा निकलती है। एक वर्ड आपने सुना होगा, स्मार्ट, स्मार्टनेस। स्मार्टनेस का एक मोटा मीनिंग ये है कि जिसमें इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो। तो यदि हम कोई भी काम करेंगे, आप फिजिकल काम करें, मेंटली काम करें, कुछ भी काम करें, उसमें हमारी यदि इनपुट कम लगेगी और आउटपुट ज्यादा निकलेगी, तो वो एक हमारा पुरुषार्थ कहलाएगा, वो हमारा स्मार्ट वर्क कहलाएगा। इस स्मार्ट वर्क को किए बिना आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में आप ना भौतिक क्षेत्र में सर्वाइव कर सकते हैं, ना ही और किसी क्षेत्र में। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पॉल्यूशन इतना घुस चुका है कि वहां भी स्मार्टनेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वहां भी ऐसे प्रोसेस की, ऐसी साधनाओं की आवश्यकता है कि जो कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल सकें। तो इन सब का बेस समय है। समय के बगैर, समय की रेस्पेक्ट किए बिना हम वहां पर भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं एक छोटी सी बात ये कोड करूंगा कि ये जो आज के जो विद्यार्थी हैं, आज के जो युवा वर्ग है, वो किस तरह से समय को मैनेज कर सकता है। जो दुनिया में हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हम पाना चाहते हैं, समय एक वो धन है कि हम उसके बदले उन सभी को पा सकते हैं यदि तरीके से हमने उसका प्रबंधन कर लिया। कुछ भी आप धन चाहे धन कमा सकते हैं, प्रतिभा बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समय का आपके पास में एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का हमारे हाथ में है। आप ये देख लीजिए कि यदि हमको कोई भी, जैसे हमारे पास में पैसे आते हैं, चाहे भले वो बिजनेस से आए चाहे वेतन से आए, हमारे सपोज दैट वेतन मिला हमको, तो वेतन से हम पूरे महीने का एक बजटिंग करते हैं, भाई ये हमारा खाने पे होगा, ये शिक्षा पे होगा, ये चिकित्सा के लिए, ये हम वो चीज ले आएंगे। तो एक बजटिंग होती है, इतना इतना पैसा वहां पे खर्च किया जाएगा। और तब जाके हम, यदि हम उस बजटिंग को डिस्टर्ब कर देंगे, हमने 1 रुपया कमाया महीने भर, हमने वो 20 दिन में 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बाकी के 10 दिन बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ेगी और हमारा जो जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। जो सुखमय जीवन जीने के लिए हम पैसा कमा रहे थे, वो जीवन दुख में हो जाएगा, वो सुखमय नहीं होने का। क्यों? कि हमने उसका जो प्रबंधन है पैसे का, वो सही तरीके से नहीं किया। समय उससे भी ज्यादा लाख गुना कीमती है, तो इसका प्रबंधन तो और अधिक क्षमता से करना है, और ताकि हम सुव्यवस्थित जीवन जी सके। हमको रोजाना शाम को सोने से पहले अपना खुद का ऑडिट करना है, खुद का निरीक्षण करना है कि दिन दिन में कहाँ कहाँ फेलियर हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, चाहे विद्यार्थी है, चाहे वो सेवारत है कोई भी, और चाहे भला वो किसान है, चाहे भला वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, शिक्षक है, कुछ भी है। एक शेड्यूल सुबह यदि हम बनाएंगे, सुबह ही भगवान से क्या करनी है, सुबह ही भगवान से ओपनिंग मीटिंग करनी है, जगते ही ओपनिंग मीटिंग करनी है, और हमें ये शेड्यूल हमारा वो मेंटली अपना बना लेना। सबके अलग अलग होंगे, अपनी आवश्यकताओं अनुसार, अपने जिम्मेदारी के अनुसार सबके शेड्यूल अलग अलग होंगे। वो एक शेड्यूल बना लिया जाए और दिन में उसको, शेड्यूल को मशीन की तरह फॉलो करना है, स्पीड से फॉलो करना है उसको। ऐसा नहीं कि ऑब्स्टिकल नहीं आएंगे, बैरियर नहीं आएंगे, आएंगे, परंतु उनको भी अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से हमें उनको भी पार करना है। जितने भी महान प्रतिभा दुनिया में हुई है, क्या होंगे, इन्होंने भी उनको पार किया, हमको भी, आपको भी उनको पार करना है। और शाम को जब सोएंगे तो अपना वो निरीक्षण करना, ऑडिट करना, उसके स्टडी करनी है कि फेलियर कहाँ कहाँ हुए, और जहां जहां फेलियर हुए उनका काउंटर मेजर का मतलब यह है कि उनको हम क्या उस सावधानी बरतेंगे ताकि दोबारा फेलियर ना हो। वो सावधानी बिल्कुल ढूंढनी है हमको, और यदि सावधानी वो ना भी मिल पाए हमको, हम कैसे इसको काउंटर करें, हम कैसे इसका प्रबंधन करें इन फेलियर्स का,
तो हमें अपने रात को सबकॉन्शियस माइंड में डाल के, और यदि भगवान को मानते हैं तो भगवान को सुपुर्द करके सो जाए, हो सकता है सुबह तक उसका समाधान आपको मिल जाए। ये सबसे अच्छा शेड्यूल है। आपको डेली अपने समय को अध्ययन करना है, उसका फेलियर्स को देखना है, और फेलियर आगे ना हो उसके लिए हमने क्या क्या सावधानी बरती है। मैं एक बात यहाँ ये बतानी चाहूंगा आपसे कि जैसे मैंने एक बाइक की कंपनी में काम किया था, तो बाइक की कंपनी का मेरे को आइडिया है कि बाइक की कंपनी में क्या होता है। जब बाइक जहाँ असेंबल होती है, मोटरसाइकिल जहाँ बनती थी, वहां पर हर 30-35 सेकंड में एक बाइक बन जाती थी। यदि स्पीड कन्वेयर की कम होती थी तो 40, मैक्सिमम 40 सेकंड, अन्य 35-40 सेकंड में यदि स्पीड बढ़ जाती थी तो 30 सेकंड में बनती थी एक बाइक। हर 30-35 सेकंड बाद एक एक बाइक किक मारो, ले जाओ उसको, ऐसे स्टार्ट हो जाओ, मतलब वो ओके होती थी। कार को बताते थे 20-22 से वो मिनट में बनती है। मैंने कार का देखा नहीं पर सुना था। ट्रक आधा घंटे में बनता होगा, जो उनकी असेंबल लाइन है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि लाइट का फेलियर हो गया, पावर सप्लाई किसी तरीके से चली गई और जनरेटर स्टार्ट होने में 5-7 सेकंड ज्यादा लग गए, जो भी उनका शेड्यूल टाइम है, लाइन बाइक बनती थी, तो इसकी भनक जापान तक जाती थी। ये बाइक क्यों कम बनी है, उस पर पूरी कंपनी के जो भी हायर ग्रुप था उसकी मीटिंग होती थी कि ये फेलियर हुआ तो हुआ क्यों, 5 बाइक क्यों कम बनी है, या 10 बाइक क्यों कम बनी है, 50 बाइक क्यों कम बनी है। तो उसमें सब आप बता देते जी वो फेलियर हुआ, पावर फेलियर हो गया। तो मेंटेनेंस वालों को बोलते थे भाई क्यों फेलियर हुआ पावर का, कि जी वो ऑटोमेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, उसके रिले उठने में प्रॉब्लम लगी। तो सुबह को रात को जब सोना, जब वो सिस्टम ठीक हो जाएगा, उससे पहले सोना नहीं है, ताकि कल को फेलियर ना हो, कल को लॉस ना हो। इतना स्ट्रिक्ट थे जापानी। तब जाके उन्होंने हम मैंने उनसे सीखा कि क्यों ना हम भी जीवन में इसे फॉलो करें। तो उससे कम पे बात बनेगी नहीं। रात शाम को ऑडिट करना ही करना, शाम को निरीक्षण करना ही है, शाम को स्टडी करनी करनी है कि फेलियर्स कहाँ हुए हैं। जहां फेलियर हुए हैं उनको बड़ी मेहनत से, उनको बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट करना है, और वो दोबारा ना हो, क्या सावधानी बरतें उनको दोबारा ना होने के लिए हमको रोकना है। ये आपकी प्रतिभा में चार चांद लगा देगा। और ये देखिए कि ऐसा शुड ऐसा एक्सेप्शनल केस के लिए तो मैं कहता नहीं, वरना जो आपने सोचा है बनने के लिए, जो आपने सोचा है पाने के लिए, जो आपने सोचा है अपने लक्ष्य का निर्धारण आपने किया, वो आपको ना मिले, ऐसा संभव नहीं लगता फिर। क्योंकि भगवान भी कर्म से बंधा हुआ है कि यदि आपने कर्म किया था, उसका रिवर्स आपको मिलना ही मिलना। न्यूटन का थर्ड लॉ काम करेगा, एक्शन का रिएक्शन आना ही आना है। भगवान को पता थी कि रावण जो साधना कर रहा है वो उल्टा काम करेगा, उसके बाद भी क्योंकि उसने साधना की तो उसको फल मिला, भस्मासुर को फल मिला। तो ऐसा नहीं है कि आप कर्म करें आपको रिवर्ट ना आए, आपको फल ना मिला, 100% मिलेगा। कर्म सही दिशा में होगा तो सही फल आपको 100% मिलेगा। और यदि आप फेलियर्स को अपने को सही मन से नहीं मानेंगे, फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ईमानदारी से, तो फिर आप दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि पेपर हमारा बहुत टफ आया था, आउट ऑफ सिलेबस था, और वो उसने नकल कर ली, और उसने हमारी रिश्वत मांग ली, उसने ये कर लिया। प्रतिभा को रोक नहीं पाएंगे। यदि समय का हमने ईमानदारी से पालन किया है तो प्रतिभा, ये जरूरी है कि हमने पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए प्रयास किया था, पीसीएस क्वालिफाई नहीं हो पाया, पर पीसीएस के इक्वल आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। दुनिया में बहुत मांगे बुद्धिमान आदमी की। डॉक्टर ई श्रीधरन की मैं बात बताता हूँ, क्योंकि जब इस शख्स ने सारे प्रोजेक्ट अपने टाइम से पूरा शुरू किए, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैं इनके बारे में जानकारी हासिल करता रहता था। एक जगह ऐसी थी कि मैं शंकर नारायणन थे, वो केरला के थे, वो गीता पे बोलते थे। तो अयप्पा के मंदिर में मैं भी जाता था अपने बॉस के साथ वहां सुनने के लिए। वहां एक बार ये मुझे मिले भी थे, ये भी बैठ के गीता सुनने आए थे, जब मेरे बॉस ने कही थी ये डॉक्टर ई श्रीधरन है। तो बाद में मालूम पड़ा है कि इन्होंने मेट्रो पे चला दिया दिल्ली के अंदर, तो इनको जर्मन से खुला ऑफर था। जर्मन ने कहा था, वो बड़े ताज्जुब में थे कि ये 200 400 500 साल पुरानी बिल्डिंग है चांदनी चौक में, उसके नीचे मेट्रो निकाल दी इस शख्स ने। ये तो बहुत, और किसी को मालूम नहीं पड़ने दिया। रात भर टनल खोदी जाती थी, और टनल से बाहर जब ट्रक मिट्टी लेकर निकलता था तो बड़े बड़े शावर लगे थे, ऐसा बताते हैं, ब्रुश थे, जो ताकि उसके टायर से मिट्टी छुड़ाई जा सके।
रोड पे एक भी डस्ट पार्टिकल आ जाए, किसी को मालूम ही नहीं पड़ पाया कि यहाँ टनल काम चल रहा है। जिनके घर टनल के ऊपर बने हुए थे, उनको जब मालूम पड़ा कि यहाँ वो निकल गई मेट्रो, जब मेट्रो निकल चुकी, जब पता चला कि इनके घर के नीचे मेट्रो जा रही है, तो जर्मन्स ने कहा था कि आप यस बोल दो, आप हमारे यहाँ आ जाओ और सैलरी यहाँ के नेगोशिएशन कर लेंगे, आपके लिए चार्टर प्लेन भेज देंगे हम सीधा एकदम। तो वो नहीं, उन्होंने मना कर दिया और वो बोले नहीं, मैं अपने कंट्री के लिए काम करूंगा। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रतिभा यदि आपकी विकसित हो जाएगी यहाँ काम नहीं करेगी, बाहर कहीं काम करेगी। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है, सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल आएगा, सबसे बड़ा जो अवरोध आएगा, वो है अपना, वो सबसे समीपवर्ती भी है, वो है अपना आलस और प्रमाद। इनसे मैं आज भी लड़ रहा हूं, और इनसे यदि आप लड़ाई में हार गए, इनसे यदि आप चलो यार छोड़ो, आज उठ के सुबह कल नहीं उठेंगे, कल उठे थे आज नहीं उठेंगे, यदि वो आ गया, आलस आ गया, प्रमाद होता मानसिक शिथिलता। यदि दिमाग में आलस घुस गया तो प्रमाद, और यदि शरीर में घुस गया तो आलस। आलस प्रमाद से यदि आप लड़ पाए, तो फिर कोई भी शेड्यूल आप बनाएंगे अपने समय का, उसे फॉलो कर ही कर पाएंगे। और यदि नहीं लड़ पाए इससे, तो ये सबसे बड़ा आपका बैरियर साबित होगा। परम पूज्य गुरुदेव का एक कोट है कि जीवन का अर्थ है समय, जो जीवन से प्यार करते हैं वो आलस में समय ना गवाएं। इनका ये सेंटेंस मेरे को पिंच कर गया था 94 में। तब से ही मैंने समय के पीछे दौड़ना शुरू किया। और पर सौभाग्य ये रहा कि मुझे जापानीज मिले, मेरे साथी ऐसे मिले कि बिल्कुल सेकंडों में समय मेंटेन करने की कोशिश करते थे। तो हो सकता है मैंने कुछ डाइजेस्टेबल चीज भी आपको बताई हो, तो आपको जो इसमें अच्छा लगे वो फॉलो करें, और इससे अलग हटके भी अपना शेड्यूल आपको बना सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखने की, यदि आपको सफलता जीवन में किसी भी क्षेत्र में हासिल करनी है, आप खेती में करना चाहें, आप बिजनेस में करना चाहें, आप अच्छे सफल विद्यार्थी बन के आप और कुछ करना चाहें, बहुत अच्छी पोस्ट पर जाना चाहें, बहुत कुछ एक्सेप्शनल करना चाहें, तो समय की रेस्पेक्ट तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं अच्छा क्यों भाई, कहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अच्छा बैठ जा, चल चले जाएंगे, अरे हाँ ये तो पागल है, ये तो किसी के पास बैठता ही नहीं है। ऐसी बातों का आपको ध्यान रखना, जहां पर आपका वैल्यूएबल समय खर्च हो, मतलब उसका दुरुपयोग हो, वहां नहीं जाना है। प्रतिक्षण अपना टारगेट याद रखना है, और जो सुबह आपने डिसाइड कर लिया है उसको फॉलो करना ही करना है। तो ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको सफलता 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय हो चुका है। यदि इस समय से संबंधित यदि किसी का प्रश्न बनता है कुछ भी, तो वो मेरे से पूछ सकता, हो सकता है मैं उसका जवाब देने में सक्षम हूँ। धन्यवाद। जी अमन जी, प्रणाम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अनुभवों से ज़्यादा जो है हम लोगों को चीज़ें जो है ग्रहण होती हैं। और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार कि आपके अनुभव को हम लोग आज समझ पाए, उनका जो है विस्तार से आपने चीज़ों को रख पाया। तो अपना जो भी हमारा प्रश्न है उससे संबंधित अपने छात्रों का, तो वो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ से मैं अनम्यूट कर देता हूँ भैया, फिर आपका जो है वो निराकरण उस पर कर पाएंगे। जी। तो सभी से आग्रह है कि आप जो है अपने प्रश्नों के साथ भैया से वार्ता कर सकते हैं। मैं चैट भी ओपन कर देता हूँ, और अगर चैट से भी हो सकता तो चैट भी कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। मुझे लगता है कि सब लोग भैया को बहुत अच्छे से समझ गए क्या, और आज से एकदम जो है समय का जो दोनों ही है बात समझ पालन होगा। सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि समझ में भी नहीं आए। नहीं नहीं भैया, अनुभव का एक मैं मेरा अपना वो है भैया कि अनुभव से जब कोई चीज रखी जाती है ना, तो वो समझ से परे की चीज होती है, वो डायरेक्ट आपको प्रभावित करती है। तो अ, ऐसा भी है कि मनोज भैया,
ऐसा तो नहीं कि हैंड रेज या ऐसा कुछ ना हो रहा हो, या फिर चैट चैट मैंने ओपन किया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और कोई मनोज भैया? जी भैया प्रणाम प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया। बहुत हाँ, बहुत सुंदर भाई साहब ने बताया कि समय का सदुपयोग के बारे में जो बताया कि बच्चे सुने भी हैं और उसको कैसे हम महात्मा गांधी का जो उदाहरण दिया कि शीशा में चेहरा देखते हुए उन्होंने गीता का मैंने एक श्लोक याद कर लेते थे। तो समय का कैसे सदुपयोग किया एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया। और उन्होंने समय को बहुत मैंने महात्मा गांधी का तो समय बहुत उपयोगी था। तो इस चीज को बच्चे ध्यान में रखें और क्लास में जुड़े हुए हैं। आज कुछ कम बच्चे हैं, इसी वजह है कि वो बीच में जो गैप हो गया था हम लोग की छुट्टी में दुर्गा पूजा में। तो हमने फोन किया है तो गार्जियन लोग का कहना है कि वो गैप की वजह से जो है हम लोग को ध्यान भी नहीं रहा। तो कुछ लोग आज उसी वजह से कम है, अगले क्लास में और अधिक रहेंगे। बाकी जो बच्चे हैं वो पूछे क्वेश्चन, और चैट बॉक्स में लिख के भी ये पूछ सकते हैं। ठीक है मनोज भैया, अगर कोई प्रश्न हो तो हम लोग फिर शांति पाठ कर सकते हैं क्या? जी भैया समय तो हो ही गया है। हाँ, 10 मिनट है, लेकिन प्रश्न नहीं है तो फिर आप अपना प्रश्नोत्तरी का। करना। जी जी जी। तो ठीक शांति है पाठ भैया। होगा। ठीक है भैया, आइए। सुशील भैया का बहुत बहुत आभार आज की कक्षा के लिए, और हमें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। इसी के साथ आज का कक्षा को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आइए शांति पाठ। ओम शांति, शांति, शांति। प्रणाम सभी को, सभी को प्रणाम। जी भैया, सभी को प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। जी सुशील भैया को भी प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास दिया इन्होंने, बहुत